हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री रामकिशोर उपाध्याय जी की काव्य संग्रह का आज ये सौभाग्य की बात है कि इस इकाई से उनकी पुस्तक का लोकार्पण हो रहा है। काव्य संग्रह का नाम है नचिकेता मैं नहीं। पुस्तक का परिचय देंगे डॉक्टर रमन राय जी। पुस्तक लोकार्पण के पहले मैं जो है पुस्तक का परिचय देना चाहूँगी थोड़ा सा। बहुत संक्षिप्त में मैं आपकी बात रखना चाहती हूँ क्योंकि समय भागता जा रहा है। पुस्तक परिचय नचिकेता मैं नहीं। ये मेरा सौभाग्य है कि संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय रामकिशोर उपाध्याय जी ने अपने इस काव्य संग्रह नचिकेता मैं नहीं के लोकार्पण हेतु हैदराबाद के इस मंच को चुना है। केंद्रीय हिंदी संस्थान के इस सभागार में इस आयोजन का होना इसके महत्व को दुगुणित कर देता है, ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होती। इस प्रकार के लिए मैं आदरणीय डॉक्टर गंगाधर मालवीय जी का है जैसे आभार व्यक्त करती हूँ। 2013 में देवाल में आने 2016 और नीली धूप में 2020 के 3 काव्य संग्रह के प्रकाशन के उपरांत 3 वर्ष के बाद साहित्यकार रामकिशोर उपाध्याय जी का ये चौथा काव्य संग्रह है नचिकेता मैं नहीं आपके समक्ष आज लोकार्पित होने जा रहा है। कवि ने अपने प्रथम काव्य पुस्तक में बताया था कि उनका काव्य लेखन विद्यार्थी काल से आरंभ हुआ था, जो पहली बार ड्राइंग रूम के कोने 2013 में प्रकाशित हुआ। ये लंबी काव्य लेखन यात्रा एक पड़ाव मात्र है क्योंकि कवि श्री रामकिशोर उपाध्याय जी अभी भी सृजनरत हैं और मंच पर आसीन भी हैं। फेसबुक के इतर समकालीन भारतीय साहित्य नई धारा कादम्बनी जैसी राष्ट्रीय स्तर की पत्रिकाओं और समाचार पत्रों में उनके समय समय पर रचनाएं प्रकाशित करके काव्य स्तर को सराहा है। इसी कारण उनके सभी संग्रह अत्यधिक चर्चित रहे हैं। कवि अन्वेषी होता है और भविष्य दृष्टा भी। कविता कवि के मन की सूक्ष्म अनुभूतियों का विस्तार है। समाज सृजनकार की अपेक्षा रखता है कि वो दूरदर्शी हो और भविष्य में घटित होने वाली घटनाओं के समाधान वर्तमान के सरोकारों से जोड़कर सृजन करे। उनकी साहित्य यात्रा की पड़ताल यदि हम करेंगे तो पाएंगे कि उनकी कवि के रूप में उनकी संवेदनशीलता, दृष्टि और साहित्यिक अभिव्यक्ति उत्तरोत्तर समृद्ध हुई है। नचिकेता मैं नहीं काव्य संग्रह पर यदि एक विहंगम दृष्टि डालें तो हम पाएंगे कि उनके शरीर का फलक कितना व्यापक है और विवेकशील है। इस संग्रह में उन्होंने जीवन के लगभग हर रंग को उभरने का अवसर दिया है। श्री रामकिशोर उपाध्याय जी मूलतः प्रेम के कवि हैं और छोटी छोटी प्रेम की रचनाएं में बहुत बड़ी बड़ी गहन बातें अभिव्यक्त कर देते हैं। समय के साथ उन्होंने यथार्थवादी कविता को काफी स्पेस दिया है। इन कविताओं में कवि ने कई बिंबों का प्रयोग किया है। छंद मुक्त कविताएं आपका ज्यादा आपने छंद मुक्त कविताएं ही लिखी हैं और ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि छंद मुक्त कविताएं नए अर्थों को तलाशती हैं और उनका क्लाइमेक्स विस्मयकारी होता है। सामाजिक सरोकारों को कवि ने प्रमुख स्थान दिया है। कवि का मानना है जन जन की पीड़ा ही कवि कर्म है। नचिकेता मैं नहीं में कवि महात्मा गांधी जैसे प्रतीकों के माध्यम से उन मूल्यों की रक्षा की कामना करता दिखाई देता है जिन्होंने मानवता की रक्षा अपने प्राण उत्सर्ग कर दिए। कवि
सत्य की अभिव्यक्ति को मिल रही चुनौतियों से भी मर्माहत रखता है। कवि ने बड़े साहस के साथ वर्तमान के धर्मराज को ललकारा है कि वो पौराणिक नचिकेता तो नहीं है, पर जो उसे ललकारा है कि वो पौराणिक नचिकेता तो नहीं है जो उससे 3 प्रश्न करता, लेकिन समय आने पर वो एक प्रश्न अवश्य पूछेगा। स्त्रियों, समाज के निर्बल दबे कुचले लोगों पर हो रहे अत्याचार को देखकर वर्तमान का नचिकेता व्यथित मन से सोचता है कि इन समस्याओं का निदान कब और कैसे होगा, और यही प्रश्न संभवतः नचिकेता आज के कथित धर्मराज से करना चाहता है। इस कविता में एक संदेश भी निहित है। कवि ने अपना कवि कर्म और दायित्व को बखूबी इस कविता में निर्वाह किया है, और यही इस कविता को सार्थकता प्रदान करती है। उनकी भाषा सरल और वे हमेशा दुरूहता से बचते हुए दिखाई देते हैं। आंचलिक शब्दों का सहज प्रयोग हमें देखने को मिलेगा। अधिक ना कहते हुए मैं कहना चाहती हूँ कि पुस्तक के विषय में अंतिम निर्णय तो आलोचक और पाठक पढ़कर ही करेंगे, लेकिन मुझे ये विश्वास है कि ये पुस्तक साहित्य जगत में अपना स्थान अवश्य बनाएगी। नवजागरण प्रकाशन दिल्ली द्वारा प्रकाशित नचिकेता में नहीं कविता संग्रह के प्रकाशन पर कवि रामकिशोर उपाध्याय जी और उसके प्रकाशक को मैं अनेक शुभकामनाएं एवं बधाई प्रेषित करते हुए मंच से इस संग्रह को निवेदन करती हूँ। पुस्तक का लोकार्पण हो जाए। बड़े हो सकते हैं साथ में, आ जाओ विकास में बुला के आ सकते हैं। दूसरी पुस्तक अब मैं पुस्तक के रचनाकार श्री रामकिशोर उपाध्याय जी से निवेदन करती हूँ कि पुस्तक पर अपनी बात रखें, अपने उद्गार रखें। धन्यवाद रमा जी। ये मेरा परम सौभाग्य है कि मेरी इस पुस्तक का लोकार्पण हैदराबाद में हो रहा है, और वो भी हिंदी साहित्य के ऐसे पुरोधाओं के माध्यम से हो रहा है कि उनका आभार व्यक्त करने के लिए मेरे पास शब्द जो है वो बहुत कम पड़ रहे। मैं डॉक्टर गिरिनाथ भानोरी जी का, डॉक्टर ऋषभदेव शर्मा जी का, मैडम मणिकर्मा जी का, शुभदा वाजपेयी जी का और डॉक्टर अहिल्या मिश्रा जी का, और सबसे महत्वपूर्ण जो मेरे समक्ष मंच पे बैठे आप सभी का मैं बहुत हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि आप इस लोकार्पण कार्यक्रम में मेरे सहभागी हैं। अपने विषय में कहना बहुत मुश्किल काम है और ये काम मैं नहीं कर। मैं समझता हूँ कि कवि या लेखक की जो भी रचना है
वो स्वयं लेखक का परिचय होती है। तो आप मेरे इस कविता संग्रह को पढ़कर के ही मेरे बारे में जानेंगे। बाकी मैं इस अवसर का लाभ जो है वो अपनी कुछ इसमें संग्रहित रचनाओं पर का पाठ करके मैं आपके माध्यम से उनको पहुंचाना चाहता हूँ। पुस्तक के विषय में बस मैं इतना कहना चाहूंगा कि ये पुस्तक जो है मैंने अपनी स्वर्गीय पत्नी को श्रद्धांजलि के रूप में इसको प्रस्तुत किया है। हेलो मोटो। कुछ कविताएं उसी भाव में लिखी गई है, उसकी पहली कविता है। पहली कविता भी मैंने उन्हीं को समर्पित की है। तो मैं अपनी इसमें 3-4 कविताएं हैं जो मैं आपके सामने आपकी आज्ञा से पाठ करना चाहूंगा। एक कविता है धुएं के छल्ले। जब चांद की किरणों को देखता हूँ, ये पेज नंबर 73। जब चांद की किरणों को देखता हूँ तो रात सुहानी लगती है। जब चांद की किरणों को देखता हूँ तो रात सुहानी लगती है। जब घने अंधकार को छूता हूँ तो चांदनी निराली लगती है। जब घने अंधकार को छूता हूँ तो चांदनी निराली लगती है, मगर वो किसी स्कूल की तरह बुतों में सांस लेते हुए मिलते हैं। क्यों होते हैं ये खामोश द्वंद, क्यों होते हैं ये खामोश द्वंद। जब धूप को टटोलता हूँ तो उंगलियों के पोरवे ठंडे होने लगते हैं। जब धूप को टटोलता हूँ तो उंगलियों के पोरवे ठंडे होने लगते हैं और ढूंढने लगते हैं किसी की रूह को जो कहीं उलझ गई है बादलों के धागों में। क्यों होते हैं आसपास नदी के टूटे हुए बंध, क्यों होते हैं आसपास नदियों के टूटे हुए बंध। शायद कोई क्षितिज के उस पार सिगरेट के टूटों से धुएं के छल्ले उड़ाता हुआ कोई बेफिक्र इंसान जानता हो, समझता हो मेरा खामोश बंध, मेरा खामोश बंध। एक कविता है पेज 97 में, प्रेम ऋण। लब खामोश रहते हैं और आंसू पलकों पर अटक जाते हैं। लब खामोश रहते हैं और आंसू पलकों पर अटक जाते हैं। एहसासों के बवंडर भी अब राख के सहरा में भटक जाते हैं। जाने वाले तुम आखिर याद ही क्यों। पेज 109 पर है, एक छोटी सी कविता है, डीमोनेटाइजेशन। आजकल लोग रिश्तों को भी सिक्कों की तरह जमा करते हैं। आजकल लोग रिश्तों को भी सिक्कों की तरह जमा करते हैं और जब जरूरत होती है तो गुल्लक तोड़ देते हैं। और जब जरूरत होती है गुल्लक तोड़ देते हैं। संवेदनाएं विमुद्रीकरण में 1500 के नोटों की तरह, संवेदनाएं विमुद्रीकरण में 1500 के नोट की तरह चलन से बाहर हो जाती हैं और शेष रह जाता है एक रुग्ण समाज किंतु एक समृद्ध राष्ट्र। एक पेज 111 पे देखिए, छोटी सी कविता है, बदलते रंग।
नहीं है अब पत्तियां हरी, नहीं है अब पत्तियां हरी और गुलाब भी गुलाबी, नहीं है अब पत्तियां हरी और गुलाब भी गुलाबी, आसमान में रंग बदला है सूरज और चांद ने भी, आसमान में रंग बदला है सूरज और चांद ने भी, हर तरफ आग और चारों तरफ है धुआं ही सीमा है। और अगला कार्यक्रम भी है। बस मैं अपनी शीर्षक कविता में नहीं, नचिकेता और यम के बीच के संवाद ही इसमें है, तो वहीं से ये लिया गया है। नचिकेता में नहीं, पीड़ा अंतर मन की क्या है क्यों है, पीड़ा अंतर मन की क्या है क्यों है, क्या है स्वाभिमान आत्मसम्मान, देह की कुछ मांसपेशियां ही, देह की कुछ मांसपेशियां ही छत विक्षत करते हैं तीर और फिर चुप हो जाते हैं, और फिर चुप हो जाते हैं, किंतु शब्द क्यों छोड़ जाते हैं एक असहनीय पीड़ा निकल जाने के बाद, किंतु शब्द क्यों छोड़ जाते हैं एक असहनीय पीड़ा निकल जाने के बाद भी, और शब्द क्यों पहुंचते हैं सुसुप्त मन के किसी कोने में, अक्स धुंधले मगर होते हैं मिटते क्यों नहीं दर्द की तरह, अक्स धुंधले मगर होते हैं मिटते क्यों नहीं दर्द की तरह, क्यों करते हैं विरोध के शब्द मेरी कपाल पे, क्यों करते हैं क्यों करते हैं विरोध के शब्द मेरी कपाल क्रिया पुत्र के बिना ही, क्यों नहीं आ रहे मन में वे प्रश्न जो नचिकेता ने किए थे कभी धर्मराज से, परंतु आज का धर्मराज 3 वर मांगने को भी नहीं कहता, परंतु आज का धर्मराज 3 वर मांगने को भी नहीं कहता, लंबी सी जेब में कागज के हरे गुलाबी टुकड़ों से भरने के लिए कहता है, लंबी सी जेब में हरे कागज के हरे गुलाबी टुकड़ों से जेब भरने के लिए कहता है, जिन पर चित्र छपा है लाठी लिए बापू का, जिन पर चित्र छपा है लाठी लिए बापू का, वही बापू जिसने पूरे देश के लिए कमीज उतारी, हैट फेंका, पैंट छोड़ लंगोटी तक पहनी, कोट त्यागा, तन पर लपेटा सूती धागा और गोली खाकर सीने पर जीते जी वह राम राम ही बोलता है, और मरने के बाद भी अपने चित्र पर भद्दी गालियां और गोलियों की बौछार झेलता रहा। मैं सत्य का हर्ष जानकर सन्नाटे में चीत्कार करता हूँ, मैं सत्य का हर्ष जानकर सन्नाटे में चीत्कार करता हूँ, और मुंह पर ताला जड़कर वर्तमान के ऊपर उठते प्रश्नों को कभी अपनी कभी न उतरने वाली केंचुली में बड़ी चतुराई से छिपाकर उत्तर जानने का एक असफल प्रयास करते करते हो जाता हूँ स्वयं के समक्ष नग्न। यद्यपि मैं नचिकेता नहीं, यद्यपि मैं नचिकेता नहीं हूँ, फिर भी धर्मराज तुम स्वयं को मुक्त मत समझो, यद्यपि मैं नचिकेता नहीं हूं, फिर भी धर्मराज तुम स्वयं को मुक्त मत समझना, तुमसे 3 नहीं कम से कम 1 प्रश्न करने का अधिकार मेरे पास है सुरक्षित, और समय आने पर वह 1 प्रश्न तो मैं अवश्य करूंगा, अवश्य। बहुत सुंदर आपकी कविताएं प्रतीकों के माध्यम से आपने बात करने की कोशिश की। अभी हम जो है एक बात यहाँ ये भी बताना मैं चाह रही हूँ नचिकेता के बारे में। नचिकेता में नहीं, कविता बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर है। एक उसका नचिकेता के चरित्र का जो साल है आधुनिक संदर्भ में उन्होंने रखा, मैंने आत्मदेही पढ़ा है, और जैसे कौन आत्मदेही पढ़ा है जो नचिकेता है, और मूल जो है कठोपनिषद की एक हमारे गुरु जी सदगुरु शिवानंद मूर्ति जी ने कठोपनिषद की योग पर व्याख्या की। मैंने नचिकेता यमराज से कैसे मिला, तो उन्होंने कहा, उन्होंने स्थापित किया कि योग के मार्ग पर में, योग मार्ग से ही मिला। 2 ही लोग यम का दर्शन कर सके हैं, एक सावित्री और एक नचिकेता, किसी ने यम का दर्शन
नहीं किया। तो ये साबित किया है उन्होंने, उसका मैंने अनुवाद किया है। काफ़ी दो प्रकाशन हो चुकी हैं। ये विषय मेरा जो है बहुत ही अच्छा लगा। नचिकेता मैं नहीं क्यों है, मैं बहुत ही उत्सुक थी जानने के लिए। जब कविता का पाठ किया गया बहुत अच्छा लगा। आपको बधाई दो। हमारे रामकिशोर उपाध्याय जी को जब से मैं जानती हूँ, इस तरह की गंभीर रचनाओं के प्रति मैंने नहीं जाना। मैं नचिकेता नहीं हूँ, यह उद्घोष करना ही अपने आप में बड़ा साहसिक और दुर्दम्य कार्य है। मानवता को मानवता के खिलाफ खड़े कर देना। और पूरी संग्रह से सरसरी तौर पर नजर डालते हुए मैंने एक चीज पाई है उसमें कि पौराणिक पात्र नचिकेता के साथ गांधी के नचिकेता स्वरूप को तुलनात्मक ढंग से प्रेषित किया गया। यह अपने आप में पढ़ना प्रयास होगा। मैं जहां तक उस संग्रह से गुजरी हूँ, बहुत सारी ऐसी स्थितियां, सामाजिक स्थितियां हैं, कुछ परोक्ष राजनीतिक, जो उनके स्वभाव का, उनके लेखन का स्वभाव है व्यंग्य, वह भी परिलक्षित है। लेकिन सबसे ज्यादा मैं नचिकेता नहीं हूं। मैं शब्द के साथ संपूर्ण भारतीय दर्शन को बांध लेना और अपनी छोटी छोटी शब्द खंडों के साथ यह उपाध्याय जी की यह जो विशेषता है, इससे परिचित होने का सौभाग्य मुझे मिला। और मैं उसके लिए उन्हें बहुत बधाई देती हूँ कि उन्होंने कविता संग्रह तो बहुत सारे आते हैं, बहुत सारी पढ़ने को मिलती है, लेकिन यह कुछ खास अलग लगा मुझे। और मैं अपने आप को रोक नहीं सकी कि मैं यह कर दूं कि एक अलग सी चीज। और बहुत सारी चीजें कहेंगे ऋषभ। आदरणीय मित्रों, मेरे लिए यह अत्यंत प्रसन्नता का विषय है कि मैं इस आयोजन के माध्यम से रामकिशोर उपाध्याय जी के चौथे कविता संग्रह नचिकेता मैं नहीं के लोकार्पण का हिस्सा बन सका। मुझे दीवारने वाले नहीं, जो उनका दूसरा कविता संग्रह था, उसकी भूमिका लिखने और उसका दिल्ली में जाकर लोकार्पण वक्तव्य देने का सौभाग्य मिला था। मैं भाग्यशाली हूं, उन्होंने मुझे नीली बुक में भी अपना संग्रह प्रेषित किया था और मैंने और मेरे बेटे ने उसकी ज्यादातर कविताओं का साथ बैठकर रसास्वादन किया। और हम इतने उन कविताओं में खो गए कि उनके बार बार कहने पर भी उस पर समीक्षा नहीं लिखी। कई बार डर लगता है समीक्षा वगैरह लिखते हुए। कविताएं ऐसे बड़े कद की होती हैं कि मेरे जैसा छोटे कद का आदमी और भाई नहीं मैं अतिशयोक्ति नहीं कर रहा हूं, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूं। असल में रामकिशोर उपाध्याय की कविता पढ़ते समय बहुत बार ये लगता है यार ये मैंने क्यों नहीं लिखा, ये तो मुझे लिखना चाहिए था। और उनकी कविता के बहुत सारे पक्षों की चर्चा अभी भी हुई। एक पक्ष जो मुझे सबसे ज्यादा आकर्षित करता है वह है उनकी कविताओं में लोक का मुखर होकर के अभिव्यक्त होना। वे क्लासिक विषयों को उठाते हैं, उन्हें आधुनिक सामाजिक विषयों के साथ जोड़ते हैं और इसके बीच लोक की जो धुन है वह लगातार किसी अंतरलय की तरह उनके पूरे रचना क्रम में मुझे प्रवाहित दिखाई देती है। इससे पहले कि मैं संगोष्ठी के विषय पर कुछ कहूं, थोड़ा सा कर्तव्य निर्वाह यह भी करूंगा कि इस पुस्तक को ऐसे खोलूंगा, ऐसे जो खुल जाए
और थोड़ी सी चर्चा करेंगे कविता पर। सामने आ गई है वक्त की धुंध। वक्त की धुंध स्वयं को कर विदीर्ण दिन प्रतिदिन पल प्रतिपल सिद्धांतों के पोषण हेतु कर दिया देह को भी समर्पित। एक दिन शाश्वत अग्नि को कि शेष रहे केवल अनश्वर अनादि सनातन सत्य। नश्वरता और अनश्वरता, ये जो विरोधी युग्म है, इन दोनों को आमने सामने कवि ने रखा। लोग बड़े विचित्र, अनुसरण के विपरीत, पहनाते रहे सिर्फ पुष्पहार अपवित्र हाथों से। ये पीड़ा, ये व्यंग्य जो है रचनाकार का, देखें कि लोग बड़े विचित्र, अनुसरण के विपरीत, पहनाते रहे सिर्फ पुष्पहार अपवित्र हाथों से, और मरने पर पाया असहाय मरीज की तरह अस्पताल के बोर्डों पर नाम और बीट किए हुए धूप में यहां वहां। ये पूरा चित्र देखें। मरने पर पाया असहाय मरीज की तरह अस्पताल के बोर्डों पर नाम और बीट किए हुए धूप में यहां वहां चौराहे पर बिना छतरी के खड़े कर दिए चंद आदमकद बुत ओढ़ाकर महानता का चोला। अब उन बुतों के बारे में आप सोच लें जो खड़े हैं, और अंत में दीपा जी बैठ जाए थोड़ी देर के लिए, और अंत में नई पीढ़ी के लिए मोटी जिल्द में बांधकर रख दिया लाइब्रेरी में शोध हेतु उन्हें। वो कौन था? शायद गांधी, या हो सकता है विवेकानंद हो, या कोई और। आजकल वक्त की धुंध में दिखाई नहीं दिया करता अक्सर किसी महामानव का चेहरा। वक्त की धुंध में दिखाई नहीं दिया करता अक्सर किसी महामानव का चेहरा। यह जो सामाजिक विसंगति है, या कहें कि एक विडंबना है मेरे पूरे देश के वर्तमान परिवेश की, उसके प्रति रचनाकार का जो कहें कि एक तरह से सरोकार है, वह इस कविता में बोलता है। एक और कविता उनकी जो अचानक खुल गई है बीच में से, वह पढ़ूंगा, और यह कविता के बारे में है। कविता गुलामी नहीं करती, यहीं से शुरू होती है। कविता गुलामी नहीं करती, कविता गुलाम भी नहीं बनाया करती। ये है कविता का लोकतंत्र। कविता गुलामी नहीं करती, कविता गुलाम भी नहीं बनाया करती, कविता मुक्त करती है। हम कहते रहे हैं कि सा विद्या या विमुक्त, लेकिन वह विद्या क्या है? वह विद्या यह कविता है जो व्यक्ति को मुक्त करती है। कविता मुक्त करती है व्यक्ति को स्वयं से और गुलामी की मानसिकता से। जब जब अंधेरा गहराता है, जब जब विचारों से मानवता जाती है डराई, कविता मशाल बन क्रांति की करती है अगुवाई। मैं कहना चाहूंगा कि इस कविता को आप आलूरी बैरागी चौधरी के काव्य पर लागू करके देखें तो आगे कुछ कहने को रह ही नहीं जाता। यकीन न हो कबीर, गोरख या रैदास को पढ़ो, कुछ भी न कर सको तो खुद को पढ़ो। हंसने की बात नहीं है, गहरे समझने की बात